फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जो है वो 6 में कैप्टोप्यूरिन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स थी। अब हम लोग बात करें अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है क्या होते हैं? वर्ड अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है जी? कि ऐसी ड्रग्स, ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसी एजेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि अल्काइलेशन का काम कर रहे हो। किसकी अल्काइलेशन कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूएंट टाइप्स मॉलिक्यूल्स की अल्काइलेशन जो है वो करते हो। इनके अल्काइलेशन की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल में फंक्शनिंग होती है, हो रही होती है, या फिर यूं कहें कि जो एक्टिविटी नॉर्मल सेल्स को सपोर्ट करी थी, और वही एक्टिविटी जो कि कैंसर सेल्स को भी सपोर्ट करी थी, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोलिफरेशन के लिए और उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम लोगों ने जो है वो उसको हम लोगों ने ब्रेक करना है। क्या यूज़ करते हुए? अल्काइलेटिंग एजेंट्स को यूज़ करते हुए। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है वो हमें पता है कि यह जो है ये क्या है? ये केमिकल वर्ड है, क्योंकि अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो ये केमिकल्स हैं। तो अगर हम लोग केमिकली देखें तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि किसी और सब्सटीट्यूट को क्या करें, अल्काइलेट करने की एबिलिटी रखती हो, या फिर अल्काइल ग्रुप को डोनेट करने की जो है वो एबिलिटी रखती हो। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कुछ हमारे पास डोनर होते हैं, कुछ रिसीवर होते हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो कि डोनेट करें अल्काइल ग्रुप्स को, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। ये तो हो गया अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है वो अल्काइलेट करेंगे तो वो कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे। हमें उन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अल्काइलेटिंग एजेंट्स की, उनकी बॉन्डिंग नेचर जो है उनका पता होना चाहिए। तो वो क्या बनाते हैं? अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है ये हमारे पास कवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहे होते हैं। कवलेंट बॉन्ड हमें पता है कि क्या है। कवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसको जो क्या कहते हैं, उससे रिवर्सिबल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए काफ़ी एनर्जी जो है वो हमें चाहिए होती है। तो इसीलिए जो हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट है, जब ये अल्काइल करेंगे तो क्या अल्काइलेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कवलेंट बॉन्ड जो ये फॉर्म करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, ये ऑल्सो अल्काइलेट कर रहे हैं किस चीज़ को? डीएनए को, आरएनए को और वेरियस एंजाइम्स को भी ये अल्काइलेट जो है वो कर रहे होते हैं। अगर हम लोग एक सेल की बात करते हैं, उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी और वेरियस एंजाइम भी। हम लोग एक क्या बात की? एक सिंपल सेल की। अब वो सेल जो है वो नॉर्मल सेल भी हो सकता है और कैंसर सेल भी हो सकता है। दोनों में क्या है? डीएनए भी है, आरएनए भी है और वेरियस एंजाइम्स भी हैं। लेकिन होता है कि कैंसर सेल्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर सेल्स को इफेक्ट करके अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं? कैंसर सेल्स को इफेक्ट करके उस डीएनए को इफेक्ट करते हैं, जो कि जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा होता है। उसको इफेक्ट करके क्या करते हैं? ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो मेन एम आता है हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट का, जो मेन एम आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, वो क्या आ गया कि इन्होंने क्या करना है? इन्होंने कैंसर सेल्स जो हैं उनको जो है इफेक्ट करना है। लेकिन कैंसर सेल्स को इफेक्ट करने के साथ साथ ये क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उन्हें भी इफेक्ट कर देते हैं। क्यों इफेक्ट कर देते हैं? क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, या फिर इनकी जो डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी होती है बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड द कैंसर सेल्स, वो इनमें नहीं होती है। जिसकी वजह से ये हमारे कैंसर सेल्स को इफेक्ट करने के साथ साथ हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी ये इफेक्ट कर देते हैं। जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स जब अल्काइलेट करते हैं तो अल्काइलेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, अब नॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाती है। अब नॉर्मल बेस पेयरिंग का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग हुई होती है आईजीटीसी की, उनके अंदर जो है वो कुछ गड़बड़ेशन हो जाएगी, उनकी पेयरिंग जो है वो गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो डीएनए खराब हो जाएगा, वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। या फिर सिजेशन ऑफ द डीएनए स्टैंड। सिजेशन ऑफ डीएनए स्टैंड क्या है? कि जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास डीएनए का स्टैंड है, तो इसमें ये सीजर लाइक जो है वो काम करेगा। क्या सीजर लाइक काम किया कि यहाँ से कट कर देगा डीएनए स्टैंड को, कहीं से भी ऐसे इसने कट कर दिया बीच में से, तो डीएनए की फंक्शनिंग खराब होगी। डीएनए खराब हो गया तो इसीलिए सेल डेड कर जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो है वो बात की, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अल्काइलेटिंग एजेंट्स के मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर हम लोग अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, और उन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्काइलेटिंग एजेंट्स की अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है हमारे पास, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रुप है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाता है, इसमें आईफॉस्फामाइड आता है, इसमें हमारे पास मैक्लोरिथामीन आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें से डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को? साइक्लोफॉस्फामाइड को हम लोग जो है वो इसमें सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे।
अब हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर। हम लोगों ने उसकी एग्जांपल एक देखी जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड की हम लोग बात कर रहे हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफॉस्फेमाइड जो तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रो ड्रग होती है। हम लोगों ने, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो 6 मरकैप्टोप्यूरिन वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रो ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा इसे रिव्यू कर लेते हैं कि प्रो ड्रग्स हमारे पास जो है ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अपनी इनिशियली जब उन्हें हम लोग इनटेक करते हैं तो वो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो हमारे जो है वो मेटाबॉलिक साइट पे पहुंचती हैं या फिर मेनली हमारे लीवर में पहुंचती हैं, तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है और जो आईफॉस्फेमाइड है, ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्रो ड्रग जो है ये होती हैं। जो हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड जो होती हैं ये क्लोजली रिलेटेड हमारे पास क्या है, मस्टर्ड एजेंट्स हैं। ये अपनी सेम जो है वो प्राइमरी मैकेनिज्म और टॉक्सिसिटीज होती हैं वो उन्हें शेयर करते हैं। इनका ब्रॉड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि ये इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। और इनको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड को हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सार्कोमा और ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो क्या होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो ये टाइप है हमारे कैंसर की, जो कि स्टार्ट होती है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। और इसमें होता है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर जाते हैं और वो फॉर्म कर देते हैं ट्यूमर को थ्रू आउट द बॉडी के अंदर। और अगर हम लोग सार्कोमा की बात करते हैं, ये जनरल टर्म होती है फॉर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ कैंसर के लिए। ये बिगिन होती है बोन्स में एंड द सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। ये हमारे पास था हमारा किसके बारे में, साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा यूज़ पढ़ा कि वो किस लिए यूज़ की जा रही है, हमारी कौन कौन सी नियोप्लास्टिक डिसीजेस के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग सिंगल एजेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे कम्बिनेशन के अंदर भी हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन डिसीजेस की, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो है वो देखते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे कहा कि हमारे पास जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ये हमारे पास प्रो ड्रग है। ये जब लीवर में जाएगी तब भी वहाँ जाके ये एक्टिव होती है। तो होता है कि जब हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड जो हमारे लीवर में जाती है तो वो वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एल्डोफॉस्फेमाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। और एल्डोफॉस्फेमाइड से वेरियस स्टेप्स के बाद ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फॉस्फोरामाइड के अंदर एंड एक्रोलीन के अंदर। अब हो क्या रहा है कि जो हमारे पास फॉस्फोरामाइड जो है ये हमें हमारे डिज़ायरेबल एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा है, जो हम लोग चाह रहे हैं बेसिकली इस ड्रग से कि जो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये क्या करे, ये ड्रग जो है वो जो कैंसर सेल्स हैं उसके डीएनए में जाए और उसे कुल करे, जबकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हम चाह ये रहे होते हैं। तो जो हमारे पास फॉस्फोरामाइड है वो भी यही कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, हमारी वो अपनी टॉक्सिसिटी जो है उसे शो कर रहा है। लेकिन जो एक्रोलीन है वो क्या कर रहा है, ये अनवांटेड इफेक्ट्स जो है उसे शो कर रहा है, यानी कि एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो होता है वो एक्रोलीन जो है वो शो करता है। यहाँ तक जो है फॉस्फोरामाइड, फॉस्फामाइड ये जो है ये तो हमारे डिजायरेबल एक्टिविटीज शो करेगा, लेकिन एक्रोलीन की वजह से क्या होगा, एक्रोलीन की फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि हमें साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये इसका छोटा सा हमारे पास क्या था, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड की, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है कि इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो ये वेल एब्जॉर्ब होती हैं ओरली। हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये ओरली वेल एब्जॉर्ब होती हैं। इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो गुड होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम लोग ड्रग्स जो है वो ले रहे हैं तो वो कब और कितनी अमाउंट के अंदर हमारी ब्लड में जो है वो ऐड हो रही है, तो उसे हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो जो हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड है इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, इसीलिए हम इसे ओरल भी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी क्यों है, क्योंकि ये प्रो ड्रग है, इसने अपनी लीवर में पहुंचने के बाद ही इसने एक्टिव होना है, तो इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। इसे हम लोग ओरली भी ले सकते हैं और इसे हम लोग पेरेंटल रूट से भी ले सकते हैं। लेकिन जो आईफॉस्फेमाइड है उसे सिर्फ हम लोग आईवी रूट से लेते हैं। किसको, आईफॉस्फेमाइड को सिर्फ हम लोग आईवी रूट से लेते हैं। अब हम लोग जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स जो ये शो कर रहा है उसको देख लेते हैं। ये सिस्टाइटिस को शो करता है, एग्जाम्पल ऑफ यूटीआई है। ये यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स के साथ साथ ये सिस्टाइटिस जो है उसको शो करता है। उसके सिस्टाइटिस जो होता है वो किस वजह से हो रहा है, एक्रोलिन की वजह से होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा के
जब एक्रोलिन जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो शो कर रहा है, अनवांटेड इफेक्ट्स शो कर रहा है, तो इसी वजह से सिस्टाइटिस जो है वो हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा हमारे पास एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारे पास आता है एलोपेशिया। एलोपेशिया जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि बाल झड़ना क्या होता है, क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग एलोपेशिया कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमें एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स, सिस्टाइटिस हो गया, एलोपेशिया हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग करते हुए आईवी मिंसा को यूज़ करते हुए, आईवी मिंसा को यूज़ करते हुए हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उससे हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आईवी मिंसा से कैसे होता है कि ब्लैडर को इरिगेट किया करके, यानी कि वॉश आउट करके इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है। आईवी मिंसा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट होता है। आईवी मिंसा हमारे पास क्या है, सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट से कहते हैं। ये होता है कि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बने होंगे ना, उनके साथ हमारे थायो ग्रुप को जो है वो बाइंड करेगा और जो उसे इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं। ये हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड की बात होगी। जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर आ रहा था, वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो हमारे पास मैक्लोरिथामीन आ रहा था। मैक्लोरिथामीन क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड की डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो आईवी मीन्स जो हमारे पास ये जो है ना मैक्लोरिथामीन जो है, ये हमारे पास फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग है। ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, लेकिन अगर इसे लोकली अप्लाई करते हैं तो ये सेल के लिए जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है और जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कॉज करती है, इसलिए हम लोग इसे इंट्रावीनस रूट से जो है वो लेते हैं। लेकिन अब जो इसका यूज़ है ना मैक्लोरिथामीन का, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि इसके एडवर्स अनवांटेड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको जो है वो अब हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, जिसमें हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स नाइट्रोजन मस्टर्ड ग्रुप देखा, जिसमें हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड आ रहा था, आईफॉस्फेमाइड आ रहा था और मैक्लोरिथामीन आ रहा था। इनके अंदर के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका हम लोगों ने मोड ऑफ एक्शन भी देखा, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखी, इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखे, इसका यूज़ देखा। ठीक है, और जो हमारे पास मैक्लोरिथामीन है इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोगों ने भी बात की कि इसके इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से इसको विड्रॉ कर दिया गया है, इसको अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो ये था एक हमारा छोटा सा आज का टॉपिक अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव रही है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।